हाय गाइस, तो आज की भी वीडियो को सीरियसली ना लें और एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वाली फ़िल्म मुझे पर्सनली अच्छी लगी। एंड अगर तुमने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि फ़िल्म भाड़ में जाए, पहले मेरी वीडियो देख लो। तो इस फिल्म का नाम है रूम 203 जो रिलीज़ हुई थी 2022 को। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक औरत की आवाज़ से जो अपनी पर्सनल डायरी पढ़ते पढ़ते शायद मुर्गा काट रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं छड़, जो कि एक रूम के रेनोवेशन का काम कर रहा था। तभी उसके पीछे दीवार की एक छेद सीमेंट से दम घुटने के कारण फूंक मार रही थी। छड़ ये देख के उसके पास जाता है उसमें फिर से सीमेंट लगाने। उसी वक्त उसका बॉस बॉब आके कहता है, इस होल को तुम क्या तुम्हारे अब्बा भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ कब से काम कर रहा हूँ पर ये छेद हमेशा यहाँ रहता है। और सुट्टा मारते मारते कहता है कि ये बात मैंने सुनी है, दीवार की ये छेद जिंदा है और अगर तुम इसे घूरते रहे तो उसका बॉस कहता है कि अंधेरा होने वाला है तो तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो छड़ कहता है कि नहीं, मेरी जोरू अभी आने वाली है। तो उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। अब लड़का सोचता है कि जाने से पहले छेद में थोड़ी उंगली कर दिया जाए और छड़ बेचारी छेद में बिना धोए सीमेंट वाले हाथ डाल देता है, जिससे गुस्सा होकर छेद उसके हाथ को थोड़ा सा काट देती है और हाइजीनिक छेद होने के कारण उस गंदे सीमेंट लगे चाकू को एक नेकलेस के साथ बाहर फेंक देती है और कहती है मुझे भूख लगी है, जा चाकू से मेरे लिए मुर्गा काट के ला। पर छड़ चाकू की जगह नेकलेस को रख लेता है और छेद के लिए भी मुर्गा काट के नहीं लाता। अब अंधेरा होने के बाद छड़ की जोरू लेना बियर लेके आती है और छड़ के साथ हॉनी हॉनी होने लग जाती है। तो छड़ उसे रोक के छेद की फेंकी हुई नेकलेस को अपनी लाई हुई बता के अपनी जोरू को पहना देता है। अबे साले! छेद को आता है गुस्सा क्योंकि छड़ ने उसको क्रेडिट नहीं दिया और छेद बदला लेने के लिए लेना के पकड़े बियर बोतल को तोड़ के लेना अपने आप का गला काट देती है और वो भी छड़ के सामने। और उठाओ दूसरों की चीज़ें, और तो और उसी के सामने उसको अपना बता दिया। छोड़ो, तो ये सब होता है रूम 203 के अंदर। अब सीन आता है एक लड़की किमी पे जो अपने दोस्त के साथ रहने जा रही थी, पर उसके पेरेंट्स को पता था कि दोस्त कमीने होते हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते आपको नशेड़ी बनाने के लिए। मानते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसीलिए किमी उनसे गाली सुनते सुनते आ रही थी। अब होटल के सामने किमी के पेरेंट्स बोलते हैं कि तू अगर गई तो कभी भी हमें अपना नशेड़ी चेहरा मत दिखाना। पर किमी गुस्से से कार से बाहर निकल के होटल के अंदर चली जाती है, जहां उसकी दोस्त इजी उसका इंतजार कर रही थी। इजी एक एक्ट्रेस नहीं थी, शायद बनने वाली थी। अब दोनों जाते हैं अपने रूम की ओर, जहां लिफ्ट से निकलते ही उनका ऑनर रोनन दिखता है और पूछता है कि क्या तुम रूम 203 में रहने आए हो। तो ये दोनों कहते हैं हाँ, और रोनन उनको रूम दिखाने के लिए लेके जाता है। अब रूम तो अच्छा था, बट घर के अंदर एक ग्लास की विंडो होती है जिसे छूते ही रोनन चिल्लाता है कि तुम उस ग्लास को नहीं छू सकते क्योंकि वो एंटीक है, और पूछता है कि रूम के बारे में क्या ख्याल है। 4000 में लेना है ना तो ले। अब रूम अच्छा था इसीलिए किमी आके पैसे दे देती है। रोनन पैसे गिन के लेना चाहिए ये बात मानता था और वो पैसे गिन के लेता है। अब रात को किमी अपने रूम में थी और उसको होती है खुजली और वो अपने वॉलपेपर का गीला बदन देख के उसमें उंगली करने लग जाती है और वॉलपेपर में छेद करने के बाद उसमें मिरर टांग के जाती है इजी के पास, पर छेद की दम घुटने की वजह से वो मिरर को थोड़ा टेढ़ा कर देती है। अब इजी अपने रूम में बैठकर अपनी मॉम का फोटो देख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि बेचारी इजी की मॉम की डेथ हो चुकी है और इसी डिप्रेशन में वो नशेड़ी बन गई। तभी दुखी इजी कहती है कि चलो टकीला शॉट मारते हैं, जिस पर किम भी राजी हो जाती है। अब पता चल रहा है कि किम के माँ बाप उसे क्यों रोक रहे थे। खैर, सुबह इजी किम के रूम में आती है जहाँ वो देखती है छेद और कहती है वाओ, एक छेद, मुझे इसमें उंगली करना है, और उंगली की जगह अपना हाथ घुसा देती है। इजी को छेद के अंदर से मिलता है छेद का नेकलेस, जिसे वो पहनकर घूमने लग जाती है। अब रात को इजी और किमी पराई मर्दों के साथ बैठे हुए थे जिनका नाम था टोनी और स्टीव। स्टीव था हवसी, तो वो किमी को थोड़ा छेड़ने लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर इजी स्टीव के चेहरे पे एक घुसा दे मारती है और टोनी को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। अब ये तीनों आते हैं अपार्टमेंट में, जहाँ किम देखती है कि उसका मकान मालिक उसके घर से घूर रहा था इन दोनों को।
अब रूम में टोनी और इजी गुच्चू मुच्चू करने वाले थे, लेकिन इजी को अपनी नींद ज्यादा प्यारी थी तो वो गुच्चू मुच्चू करने से पहले ही सो जाती है। अब टर्न ऑफ हुआ टोनी उस घर में आधी रात को भूतों की तरह टहल रहा था, जहाँ उसकी नजर पड़ती है एंटी ग्लास विंडो पे। अबे साले, तभी उसके पीछे से कोई स्विंग करके जाता है और टोनी उसके पीछू पीछू जाने लगता है और घुस जाता है बाथरूम के अंदर, जहाँ कोई उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है और फिर क्या होता है वो पता नहीं। पर किमी को आती है कुछ आवाज, जिससे वो इजी को देखने जाती है जो कि टोनी बेच के सो रही थी और छेद का नेकलेस नीचे गिरा हुआ था। ये देख के किमी उस नेकलेस को वापस रख देती है। अगली सुबह इजी आती है किमी को गुड मॉर्निंग कहने, क्योंकि इसी को याद नहीं होता कि कल वाले लड़के का नाम क्या था। किमी उठ के उबासी लेके अपने दोस्त के साथ बात करके पूछती है कि टाइम क्या हुआ है, जहाँ इजी कहती है कि बस 11 बजे हैं। ये सुनने के बाद किमी रॉकेट बन के कॉलेज को उड़ जाती है, क्योंकि आज उसका ओरिएंटेशन डे था। जिसको भी ओरिएंटेशन डे का मतलब नहीं पता, कृपया गूगल कर ले, क्योंकि किमी के लेट होने की वजह से ओरिएंटेशन बंद हो चुका था। इस बात से दुखी किमी दरवाजे पे अपना सर पीटने लगती है और ये देखने वहाँ ईयान आता है, अरे ये वाला नहीं, नया वाला, और कहता है कि दरवाजे पे सर पीटना मना है, क्योंकि दरवाज़ा टूट गया तो भरपाई मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पटाने आया हूँ, और वो भी दरवाज़ा तोड़ने से पहले, ताकि मेरे पैसे बच जाए। और किमी को अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से पटा लेता है। अब फटाफट पटी किमी ईयान को अपने दोस्त इजी का नशा छुड़वाने के लिए रेहाव के लोकेशन की जगह डॉक्टर फिलिप से मदद मांगने के लिए कहती है, क्योंकि किमी अपने दोस्त पे एक बुक लिखना चाहती थी। अब ईयान कहता है कि मुझे जिम जाना है नई जोरू पटाने की खुशी में, तो तुम मेरा नंबर ले लो। अब नंबर लेके खुश होके आई किमी अपने रूम में घुसते ही उसे 50 साल से ना धोए हुए सॉक्स की महक आती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और गरीब होने के कारण रूम स्प्रे नहीं होता तो वो अपने रूम में अगरबत्ती लगा देती है, बिल्कुल मेरी तरह, और जाकर उस एंटीक विंडो को घूरने लग जाती है। अब पीछे से एक आवाज़ आती है, पर किमी जाकर ड्रॉयर से उठा लेती है एक म्यूजिक बॉक्स, जो कि उसी घर में पहले से था, जिस पर लिखा हुआ था, मेरी जोरू करेन के लिए तुम्हारी लेने वाला एलन, खुशियाँ और गम की बात कर रही हूँ। अब किमी अपने रूम में बैठकर इजी के बारे में बुक लिखती है। इसी बीच हम इजी को देखते हैं, जो कि लड़कों को छोड़कर अब लड़कियां पटा रही थी। हमें क्या। अब किमी जब सो रही थी, बेचारी छेद को कोई इंसान नहीं दे रहा था, तो बेचारी चुपचाप चुपके से कहीं से मुर्गा लेके खा रही होती है। बट तभी किमी की नींद टूट जाती है और वो ये देख लेती है, तो बाहर भागने की जगह वो छेद में शायद फिर से उंगली करने जाती है। पर इससे पहले कि वो उंगली कर पाती, उसके डोर पे कोई जोर जोर से नॉक करता है। किमी खोल के देखती है तो उसके सामने इजी होती है, जो दरवाजे पे अपना सर पटक रही थी म्यूजिक बॉक्स को पकड़े हुए। अब सुबह किमी इजी से कहती है कि तू साली कल रात को मेरे दरवाजे पे सर क्यों पीट रही थी। तो इजी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचपन से ही नींद में चलने की बीमारी है, और कहती है कि कल रात को बार में मुझे एक सैंडी नाम की लड़की मिली, जो मुझे अपने शो में रोल देगी। तो किमी कहती है कि मुझे भी कल कॉलेज के पास एक लड़का मिला, जो बिल्कुल अच्छी पंचलाइन नहीं मारता, फिर भी मैं उससे पट गई, और आज हम तारीख पे जाने वाले हैं। इस बात से खुश फिर भी नशेड़ी इजी के पेट में दर्द होने लगता है, और किमी उसे एस्पिरिन लेने के लिए कहती है। अब किमी अपना ऑनलाइन क्लास कर रही थी, और क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर फिलिप्स से पूछती है कि क्या मैं अपने दोस्त पे बुक लिख सकती हूँ। तो डॉक्टर फिलिप्स कहता है कि हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो इससे खुश ना हो और तुम्हारी लेने लग जाए क्लास। तो एक काम करो, बुक लिखो पर उसका नाम मत लिखना। तभी वहाँ इजी आती है, जो जा रही थी ऑडिशन देने, जिसके बाद किमी भी उस छेद के सामने मिरर टांग के जाती है ईयान से मिलने। ईयान पूछता है कि इजी की मदर की डेथ कैसे हुई, तो किमी कहती है ड्रग्स की ओवरडोज से, जिसके बाद इजी भी डिप्रेशन में चली गई और स्लीपिंग पिल्स खा के मेडिकल में थी। और मैं उसकी इतनी सेल्फिश दोस्त हूँ, जो उसके मॉम की डेथ का सुनकर भी फ्यूनरल में नहीं आई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं छोड़ा, पर अब मैं उसके साथ रहूंगी क्योंकि उस पे बुक जो लिखनी है। पर किमी को इस बात का गिल्ट भी होता है कि उसने उस बारे में उसे कुछ नहीं बताया, तो वो रोने लग जाती है, जिसे खुश करने के लिए ईयान उसे अपने साइकिल की हैंडल में बिठाकर घुमाने लगता है, क्योंकि उसके साइकिल पे पीछे की सीट नहीं थी। अब ईयान उसके अपार्टमेंट के सामने उसे छोड़कर पूछता है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊं, क्योंकि मैं बस तुम्हारी लेना चाहता हूँ घर की फोटो। तो किमी कहती है कि नहीं, पहले नहा के आ, पहले से ही घर में सॉक्स की बदबू फैली हुई है।
अब किमी अपने घर की ओर खुश होके जा रही थी, जहाँ प्यार में पागल किमी रोनन को देखकर हाय बोलती है, पर रोनन उसको भाव नहीं देता। अब रूम में अपने बेड पे बैठ के किमी अपने नाराज माँ बाप को वॉइस मैसेज दे रही थी, जहाँ छेद के बदबू से परेशान मिरर दीवार से कूद के अपना दम तोड़ देती है। अब किमी अपने बेड से उतर के उसे साफ करने की जगह इजी की आवाज़ सुन के उसको सैंडी के साथ रंगरलियां बनाते देख के दरवाज़ा बंद करके अंधी किम मिरर के लाश पे चढ़ जाती है और उसे फिर से बिना साफ किए सोने चली जाती है। अब रात के बीचों बीच किमी की नींद टूट जाती है और वापस सोने की जगह वो बाहर जाती है, जहां एंटीक विंडो के सामने उसे मिलती है उसको घूरती हुई इजी, जिसे छूने पर इजी चिल्ला के वहां से भाग जाती है ताकि किमी फिर से उसका म्यूजिक बॉक्स बंद ना कर दे। इजी भाग के जाती है उसके बेसमेंट में, जहाँ किमी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब नीचे बेसमेंट में किमी को इजी नहीं मिलती, पर एक जगह पर उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि शायद उल्टी करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इजी नहीं थी क्योंकि इजी तो उसके पीछे म्यूजिक बॉक्स लिए टहल रही थी। अब किमी फिर से उसके पीछे जाती है, जहाँ एक जगह पर उसे इजी मिल जाती है और वो म्यूजिक बॉक्स बंद करते ही इजी फिर से चिल्लाने लगती है और वहीं टॉयलेट कर देती है। अब सुबह इजी किमी को पकड़ पकड़ के कांप रही थी, जहाँ किमी कहती है कि नशेड़ी पीना बंद कर दे, तो इजी कहती है ओके। अब किमी ये जाकर इयान को बताती है, जहाँ इयान कहता है कि अब तो मुझे अपने घर में लेकर चल, मैं सच में लेना चाहता हूँ तुम्हारे घर की फोटो। तो किमी मान जाती है और उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाती है, पर किम देखती है कि उसके घर का डोर खुला हुआ है और वो रूम के अंदर रोनन को देखती है, जो विंडो ठीक करने आया था उसे घूर कर। रोनन कहता है कि मैंने तुम्हें बेसमेंट में जाने से मना किया था, फिर भी तुम बेसमेंट में गई, इसीलिए मैं भी बिना बताए तुम्हारे घर में आ गया। अब ये कहकर रोनन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद इयान भी लेने लगता है उस एंटीक विंडो की फोटो उसे OLX में बेचने के लिए। अब किमी इयान को वो म्यूजिक बॉक्स दिखाती है जिसको ऑन ऑफ करने के कारण उसकी मेमोरी करप्ट हो गई थी और बेचारी म्यूजिक बॉक्स तोतली हो गई थी। इयान कहता है कि ठीक है, इसे कम दाम में OLX में बेच देंगे, बट तभी वहाँ इजी आ जाती है जो कि सैंडी से ऑडिशन का धोखा खा के आई थी। अब इजी का दुख देख के किमी उसका खिलौना बेचने से मना करती है और इयान को उसके कमरे में लेके जाती है लेने के लिए उसके रूम के छेद की फोटो। अब किम कहती है कि इजी को वो नेकलेस इसी छेद में से मिला था जिसको वो पहनकर घूम रही है। तो इयान कहता है कि साला बेंच के नीचे लगे हुए च्युइंगम को तुम खा सकते हो का, तो फिर ऐसे ही किसी की उठाई हुई चीज को पहन कैसे लिया? स्मार्ट गाय। अब वो दोनों अपने रूम में बैठकर उस रूम और ग्लास विंडो के बारे में रिसर्च करते हैं, जहां इयान को उस ग्लास में बने एक सिंबल के बारे में पता चलता है जो कि एक पैगन सिंबल है। अब किमी को और एक कमर्शियल साइट मिलता है जिसमें करेन और एलएम के बारे में लिखा होता है, जिनका वो म्यूजिक बॉक्स था। अब और एक आर्टिकल में लिखा होता है कि एलएम ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया था और वो रहते थे उसी अपार्टमेंट के रूम 203 में। उस आर्टिकल के नीचे एक नाम लिखा होता है मिल्टन ब्रिग्स का, जिसे किमी नोट करती है। अब इतना काम करने के बाद किमी इयान को देने के लिए राजी हो जाती है। वही है जो तुम सोच रहे हो। हे रहा नहीं जाता। अब दूसरी तरफ हम इजी को देखते हैं जो कि हिला रही थी काम काम के बेड को, और खत्म होने के बाद उसकी एक आंख व्हाइट हो जाती है। और इस तरफ किमी जो सो रही थी उसके पास आता है हर भूत का असिस्टेंट कौआ, जो कि छेद का भी था, और वो कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे छेद को खाना नहीं दिया, तेरी तो। और बेचारी डर के मारे इयान को भी उठा देती है। अगली सुबह किम घर में नहीं होती और इजी हिलते हिलते रूम में आ रही थी। तभी उसका ऑनर उसे घूर कर कुछ पूछता है और जवाब देने से पहले डिलीवरी वाला किम के लिए पेपर लेकर आया होता है और वो इजी को दे देता है। अब इजी किम के कमरे में जाती है, जहाँ बेपरवाह किम अपने दोस्त को बिना बताया हुआ बुक का काम टेबल पे छोड़ के चली गई थी और इजी ये देख लेती है। इयान चर्च गया होता है उस ग्लास विंडो की इंफॉर्मेशन लेने, क्योंकि किम के बुक पे उसे स्पेशल थैंक्स वाला क्रेडिट चाहिए था। अब चर्च के एक ग्लास विंडो पे वो किम के रूम वाली ग्लास की तरह कुछ सिमिलरिटी पाता है और फेसबुक मिंग इल्यूजन की तरह उसे उल्टा करके देखता है, जिसके बाद वो जान पाता है कि वो एक उल्टा क्रॉस है, यानी एक डेमोनिक सिंबल। दूसरी तरफ किमी आई होती है मिल्टन ब्रिग्स के पास, जहाँ मिल्टन ब्रिग्स उसे बिल वाला समझता है। तो किम कहती है बुढ़े में एक स्टूडेंट हूँ, रूम 203 के बारे में पूछने आई हूँ।
पर मिल्टन कहता है कि थोड़ा प्यार से बोलो। तो किमी कहती है प्लीज मैं उस रूम में रहती हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो मिल्टन उसको घर के अंदर बुलाता है एलेम और करेन की कहानी सुनाने के लिए। उस दिन मैं ग्रेवयार्ड में काम कर रहा था जब मैंने कुछ फुटस्टेप्स सुना। मैं बाहर जाकर देखा तो मकनेली यानी एलेम अपने वाइफ का पीछा करते हुए बेसमेंट में जा रहा था। मैं भी देखने उनके पीछू पीछू गया, पर तब तक मकनेली अपने पत्नी का पेट काट दिया था, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। बट आखिर में मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी, जो कि बाद में पता चला कि वो एक लड़का है, पर अब वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब ये सब सुनने के बाद किमी घर आती है अपना घर खाली करने, पर घर में इजी को देखती है जो कि उस पर गुस्सा थी, क्योंकि इजी भी अपने ऊपर बुक लिखने वाली थी। लेकिन किम ने उसका सपना चुरा लिया, तो अब अपनी बुक चोरी होने के गम में इजी वहाँ से चली जाती है। अब अपना इयान उस सिंबल के बारे में रिसर्च कर रहा था, जहाँ उसे मोरिको के बारे में जानने को मिलता है, जो कि वार और रिवेंज की देवी थी। यहाँ इयान उस सिंबल को भी देखता है और इस तरफ अपने बुक के ऊपर टाइम बर्बाद और अपने दोस्त को धोखा देने से दुखी किम अपने रूम के बदबू से गुस्सैल किम हो जाती है और हथौड़े से बेचारी छेद को मारने लग जाती है। पर छेद को तोड़ते तोड़ते उसके अंदर से एक हाथ निकल जाता है, जिसे देखकर किमी की फटके हाथ में आ जाती है और वो रिवर्स में दौड़ने लगती है, जहाँ पीछे से रोनन आके उसको पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ इयान इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलता है किम के पास वॉइस मैसेज कर करके कि उस अपार्टमेंट को खाली कर दो। यहाँ किम को बांध के रोनन बहुत से डायलॉग मार के कहता है कि मैं करण का बेटा हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे छेद को खाना खिलाना सिखाया और अगर मैंने उसको खाना नहीं खिलाया तो वो मुझे खा जाएगी। अब इतने डायलॉग मार रहा था तो इसी बीच किमी वहां से खिसकने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और बाहर अभी अभी पहुंचा इयान कुछ जान नहीं पाता और वो उनके रूम में घुस जाता है। अब रूम में उस हाथ को देखकर इयान वहां पे पुलिस को कॉल करने की जगह जाता है एंटीक विंडो को घूरने, जहाँ पीछे से आती है इजी जो इयान का लेने आई थी जान। अब रोनन भी एक डायरी निकालता है और पहले सीन की तरह डायरी पढ़ते पढ़ते किम को काटने जा रहा था, बट किमी एक चाकू से उसकी आंख फोड़कर वहां से भाग के अपने रूम में आ जाती है, जहां वो इयान को देखती है जो कि मर चुका था। अब दुखी किमी अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी बोल के उस पर कपड़ा ओढ़ के पुलिस को बिना कॉल किए वहां से भागने जा रही थी, बट सामने होता है रोनन, तो वो उसको चकमा देकर बेसमेंट में चली जाती है। अब रोनन उसके पीछू पीछू आता है और वो भी उसको बुलाते हुए, जैसे उसकी आवाज़ सुनकर वो अभी बाहर आके बोलेगी हाँ हाँ। और बताओ क्या कर रहे हो? एक जगह पे किमी रोनन की आंख में धूल झोंक के पहली वाली जगह पर आती है, जहाँ से वही उल्टी वाली आवाज आ रही थी, पर ये था मिस्टर मकनेली की आत्मा। और तभी रोनन भी वहाँ एक गन लेकर आता है, पर छेद कब से खाने का वेट कर रही थी और ये डायलॉग पे डायलॉग मारते जा रहा था, तो वो रोनन को पहले मार देती है। अब किम जाती है इजी को ढूंढने, जहाँ इजी भूत की शिकार हो गई थी और झलक दिखाते दिखाते किम के पास आ रही थी। अब इजी एक चाकू से किमी को मारने आती है, पर इजी के मारने से पहले किमी नेकलेस निकाल देती है, जिसे इजी ठीक हो जाती है। अब दोनों जाते हैं अपने रूम में उस ग्लास विंडो को तोड़ने, पर छेद बड़ा होने के कारण उसे लग रही थी ज्यादा भूख, तो किमी को वार्न करने के लिए वहां आती है कौओं की टोली विंडो के बाहर, पर किम उस विंडो को तोड़ देती है और सब कुछ गायब हो जाता है और छेद को खाने की जगह अपने हिप्नोटाइज मशीन पे एक दूसरा छेद मिलता है। अब हॉस्पिटल में इजी अपने दोस्त से खुश होकर अपनी बुक उसे लिखने देती है और उस एंटीक विंडो के छेद के अंदर हम छेद के फिगर को देखते हैं, जो कि बहुत कातिलाना होता है। एंड ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना। छेद तुमको खा थोड़ी जाएगा।